क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। Hello students, so today we will discuss organic chemistry, some basic principles and techniques के some questions PYQs। तो प्यार से इस चैप्टर को जियो से भी बोलते हैं, ये आपका फेवरेट चैप्टर हो सकता है, आई होप, आई विश। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन इज आवर फर्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेरिडीन रिस्पेक्टिवली आर। किसमें? पेरिडीन में बताने हैं हमें सिग्मा, पाई और लोन पेयर के बारे में। तो देखो एक बार पहले हमें पिरिडीन ये पता हो कि पिरिडीन सर होता क्या है, फिर सिग्मा पाई तो बाद में आएगा। तो पिरिडीन देखिए बहुत ही सिंपल, एक आप बेंजीन टाइप की रिंग बनाइए और उसके एक टर्मिनल पे नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो इसमें आप बेंजीन जैसे जैसे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे भी बना दीजिए। और नाइट्रोजन के पास ऑब्वियसली एक लोन पेयर तो होता ही है। अब जो रिमेनिंग वैलेंसी है किसकी? कार्बन की, वहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये हो गया अटैच। तो ये जो बन गया आपके सामने, दिस इज नथिंग बट दिस इज पिरिडीन। ठीक है। तो सिग्मा काउंट करने से अच्छा है कि पहले आप लोन पेयर और क्या काउंट कर लो, लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स काउंट कर लो। तो लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर हो गए हमारे पास सिर्फ एक, और पाई बॉन्ड्स हो गए हमारे पास 1 2 3। आपने देख लिए होंगे 1 2 3, ये आपने देख लिए होंगे। तो 1 और 3, जहाँ भी ऐसा आंसर हो 3 और 1 उसे कर दीजिए टिक। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी सिग्मा काउंट करने की, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि हम सिग्मा काउंट करें, तो आइए कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, दिख रहे हैं जितने भी ये लेजर से आपको दिख रहे हैं, सबके सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 11 इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई इन पेंट टू इन 4 आइन, इसमें कितने होंगे भाई? तो सबसे पहले हमें तो क्वेश्चन में आगे तब बढ़ेंगे, पहले बनाना तो आए। पेंट टू इन 4 आइन, पेंट देखो, पेंट यानी कि पहले तो आप क्या 5 कार्बन तो बना दो, ये बन गए आपके 5 कार्बन।
और पेंट 2 पे इन, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, 2 पे है इन, और क्या बोला है उसने, 4 पे आइन बोला है, हाँ 4 पे आइन, 1 2 3 4, 4 पे आइन, ठीक है। तो ये तो आपकी हुई सारी की सारी जो इसकी बैकबोन है वो तैयार हो चुकी है। बस अब क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो बस अब क्या, वैसे पाई काउंट कर लो तो आपका शायद काम हो जाए। देखो 1 पाई ये रहा और 2 पाई ये रहे, तो 3 तो पाए हैं, 3 तो पाए हैं, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 पाए, मतलब सिग्मा काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 पाए हैं। फिर भी अगर आप 10 सिग्मा देखना चाहते हैं कि कहाँ है, चलिए देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये रहे आपके 10 सिग्मा बॉन्ड्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Next question is, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right, मतलब लेफ्ट से राइट में क्या होना चाहिए ऑर्डर, sp2 sp2 sp और sp। देखो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा ऑप्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप मतलब लेफ्ट साइड sp2 यानी कि लेफ्ट साइड में देखो एक डबल बॉन्ड, और एक्सट्रीम राइट में sp, और एक्सट्रीम राइट में देखो एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके लेफ्ट साइड में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और जिसके राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आइडेंटिफाई करते हैं। पहले वाले में लेफ्ट में ट्रिपल, राइट में ट्रिपल, नहीं ये नहीं चाहिए। दूसरे वाले में लेफ्ट में डबल, राइट में ट्रिपल, हाँ ये चल सकता है, तो एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया। तीसरे वाले में यहाँ पे लेफ्ट में डबल, राइट में डबल, नहीं चाहिए। फोर्थ वाले में यहाँ पे सिंगल, नहीं चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे हमारे लेफ्ट में डबल, राइट में ट्रिपल है। अगर आप अब आप इसको अगर और ज़्यादा ऐसे डिटेल में देखोगे तो देखोगे ये क्या है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp है, और ये भी sp है। तो यही तो ऑर्डर हमें चाहिए था, sp2 sp2 sp और sp का ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप बोलते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, क्या हो गई सर सिली मिस्टेक हो गई। देखो आपने क्या करा होगा इस क्वेश्चन में, आपने इसमें देखे होंगे पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, देख के ही पता चल जा रहा है कितने हैं, 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड ही तो देखना है। तो पाई बॉन्ड्स आपने देखे 4, और आपने टिक कर दिया होगा ऑप्शन नंबर सी 4। बट एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपकी नजर इलेक्ट्रॉन की तरफ गई नहीं, यानी कि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 पाई बॉन्ड में कितने होंगे, 4 पाई बॉन्ड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यही सिली मिस्टेक्स होती हैं, इससे हमें बचना है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा था स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 एंड CX ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज। तो देखो सबके बारे में इन्होंने नंबरिंग भी खुद ही कर दी, कितने अच्छे हैं ये लोग, हमें नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने खुद नंबरिंग करके दे रखी है, और बोला है कि C2 C3 C5 और C6 बता दो। तो चलो करते हैं। C2 क्या आपका, सीधा सीधा फटाफट लिखो, ये है हमारा sp। C3 क्या है, C3 चारों इसके पास क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp3। C5 क्या है, C5 एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये sp2 हो गया, और C6 चारों सिंगल है तो sp3। तो आंसर ऐसा कुछ होना चाहिए, sp sp3, आइडेंटिफाई करें, sp sp3 कौन सा है, अच्छा लास्ट वाला दिख रहा है मुझे, लास्ट वाला दिख रहा है sp sp3 sp2 और sp3। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इजी क्वेश्चंस। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, द हाइड्रोकार्बन, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 5, वो सॉरी 1 3 एंड 5 ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। कि तो फिर से देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने पहले से ही नंबरिंग करके दे दी है, अगर नहीं होती हम फिर भी खुद से कर लेते, ठीक है। तो 1 में क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो sp है। 3 है, 3 में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है ये sp3 है। और 5 में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये sp2 है, क्या है sp2। तो sp sp3 sp2 sp sp3 sp2, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, sp sp3 और sp2। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है, और ब्रैकेट में उसने मोर देन वन काइंड का मतलब भी समझा दिया, यानी कि sp sp2 और sp3। इससे इजी क्या हो सकता है भाई, ये मोर देन वन का मतलब हमें समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कंपाउंड में क्या देखना है, हमें ये देखना है ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल के साथ डबल भी हो और हो सके तो ट्रिपल भी हो। मोर देन वन देखना है ना, तो या तो डबल ट्रिपल देख लो, या तो सिंगल डबल देख लो, या तो सिंगल और ट्रिपल देख लो, या तो तीनों ही देख लो, यानी बस एक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो भाई, ये डबल है, ये डबल है, ठीक है, ये डबल है, ये डबल है, तो इसका मतलब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे के सारे sp2 हैं। इसमें एक ट्रिपल है तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों sp हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में तो सारे के सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब के सब sp3 हैं। अब तो हमारे पास ऑब्वियसली एलिमिनेशन से तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, फिर भी करके देख लेते हैं क्या। ये वाला sp3 है, क्या लिख दिया ये sp3, हाँ ये भी, ये दोनों ही sp2 हैं, और ये वाला भी sp3 है, तो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। अगर sp3 है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क्ड विद एस्टेरिस्क इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब किस कार्बन पे, जिस कार्बन पे हमने स्टार मार्क करा है, इन सब में से उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो पहले वाली में CH2, उसके अगल बगल में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा sp3 है, क्या है ये sp3 है। इस वाले में देखिए ऑप्शन नंबर बी में डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक sp2 है। थर्ड वाले में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास, तो ये एक sp वाला कंपाउंड है, और ये वाला भी लास्ट वाला डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 वाला कंपाउंड है। तो दिस इज अ नो ब्रेनर, दिस इज अ नो ब्रेनर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है sp, फिर sp2 और sp3। तो sp आपको कहाँ दिख रहा है, sp आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, आपको sp दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़े नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो कह रहा है द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसका करेक्ट आयुपैक नेम बताइए। तो भाई सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें, कहाँ पे, इसमें यहाँ पे लिखो ब्रोमीन के पास 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 पे पहले क्या 1 पे पहले क्या लिखोगे, देखो पहले क्या अल्फाबेट, आपने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, ब्रांचिंग को तो खैर देख लेंगे जब टाइम आएगा। 4 पे एक्चुअली कौन सा ग्रुप है, 4 पे हमारा कौन सा है, ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 3 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे क्लोरो और 1 पे ब्रोमो। तो इन सब में से आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे अल्फाबेटिकली। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे सब में देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, बी, तो यानी कि ब्रोमो को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो 1 ब्रोमो विल बी आर फर्स्ट प्रेफरेंस। बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है यानी कि क्लोरो, तो 1 ब्रोमो और 5 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद आएगा मिथाइल, क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है। प्रायोरिटी तो हमारा अल्कोहल है इसमें सबसे ज़्यादा, तो अल्कोहल तो मेन चेन का पार्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा 3 हेक्सेनॉल, या फिर हेक्सेन 3 ऑल, एक ही बात है, 3 हेक्सेनॉल या फिर हेक्सेन 3 ऑल, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। पहले में देखो 1 ब्रोमो 4 मिथाइल 5 क्लोरो, नहीं 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अगला देखें, कह रहे हैं द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4N इज। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस में डिफिकल्ट हो जाता है और क्या अपना स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर देना जब इतना बड़ा आयुपैक नेम दे रखा है। तो बेस्ट तरीका इसका ये है, जो आयुपैक नेम दे रखा है ना, उसको उसी फॉर्म में ड्रॉ करो जिस फॉर्म में ऑप्शन आपके दे रखे हैं, यानी कि बेस स्ट्रक्चर इसी तरीके से रिंग्स को मोड़ना स्टार्ट करो, और जो आयुपैक नेम दे रखा है उससे खुद का आयुपैक स्ट्रक्चर बनाओ और उसको कंपेयर कर लो। सबसे अच्छा तरीका आपका यही है। यानी कि आपको अगर देखो क्या है मेन चेन इसकी, बेस चेन इसकी डेकेन की है, डेक इन लिखा है, तो यानी कि डेकेन यानी कि 10 कार्बन की चेन है। तो जैसे इन्होंने बना रखा है वैसे ही बना लेते हैं, ये लीजिए, देखिए क्या ये 10 कार्बन बन गए, देखो आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हाँ जी ये बिल्कुल 10 कार्बन बन चुके हैं। अब जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे करते जाओ। मान लो कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ऑब्वियसली ये वाली 10 पोजीशन है, ठीक है। तो कह रहा है 2,6 डाइमिथाइल, यानी कि दूसरी पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, और 6 3 4 5 6, और इस पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, ठीक है। और कह रहा है 4 पे इन ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये 4 है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड है।
अब देखो हमने आईयूपैक नेम से स्ट्रक्चर बना दिया, अब जहां पे भी ये वाला स्ट्रक्चर है उसे कर दो टिक। तो आप देखेंगे, आप सबको मैच करो के करके कौन सा एग्जैक्ट रेप्लिका है इसका, ऑप्शन नंबर बी मुझे दिख रहा है इसका एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, पता चल गया कैसे अटेम्प्ट करना था ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा आईयूपैक नेम करेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से आ रही है, देखो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। अब चलिए आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 देखो, चाहे इसको 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से 6 ही आ रही है, बट हम प्रायोरिटी अब क्या करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है। ऊपर से क्या है, फंक्शनल ग्रुप का भी फैक्टर है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा, देखो ब्रांचिंग यहाँ से भी 1 2 से भी हो रही है और 1 2 ऐसे में भी ब्रांचिंग हो रही है। तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो आप यहीं से इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करो। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या है, 1, अच्छा 1 तो इसकी बेस चेंज हो गई है, तो आपका एल्डिहाइड है ही, ठीक है, तो 1 को हटाओ। 3 पे आपका है एक क्या, कीटो ग्रुप, 3 पे है कीटो ग्रुप, और 4 पे है एक, अच्छा 2 पे तो मैं देखा ही नहीं, 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है भाई, 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 पे आपको मिथाइल ग्रुप दिख गया। तो के और एम में से पहले क्या आएगा, के और एम में से पहले के आता है, तो इसका मतलब कंपाउंड तो हमारा 3 कीटो से स्टार्ट होगा, 3 कीटो 2 मिथाइल। तो जहाँ पे 3 कीटो 2 मिथाइल है वो से पहले वाले में तो नहीं है, तो दूसरे में भी नहीं है। 3 कीटो 2 मिथाइल पे अपनी पहले चीज़ें करो फिक्स, 3 कीटो 2 मिथाइल दोनों में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। कंपाउंड एक हेक्सेन का एल्डिहाइड है, यानी हेक्सेनल है, तो हेक्सेनल दोनों में दे रखा है। अब बस हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे, यानी कि हेक्स 4n है। क्या है ये, एक हेक्स 4n है। तो हेक्स 4n कहाँ पे, सी में दे रखा है हेक्स 5n, डी में दे रखा है हेक्स 4n, तो हेक्स 4n वाला आंसर हमारा सही हो गया। 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4enal। ठीक है भाई, NL। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अरे ये तो डेफिनेशन पूछ ली, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है भाई, देखो भाई CH3 CH CH2 के साथ ऐसे जाता है और ये CH3, तो ये आपका हो गया आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो कहाँ से ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये तो डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन, इसमें क्या ही बताना है। अगला देखो, कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपैक नेम, इतना बड़ा आईयूपैक नेम, ओ माय गॉड, इतना बड़ा आईयूपैक नेम, क्या है भाई इसका नाम, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3n5 आयनोइक एसिड। इतना बड़ा नाम, तो भाई कैसे करें सर इसको, कैसे करें। देखो तरीका तो अगर आप एक एक मैच करने जाएंगे तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तरीका यही है, जो आपको कंपाउंड दिया है उससे अपना कंपाउंड बनाते जाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स, यानी कि एक हेक्सेन है ओवरऑल। अगर ओवरऑल एक हेक्सेन है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एक हेक्सेन वाली रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे आपने एक हेक्सेन टाइप की कुछ रिंग बना दी। बोल रहा है 1 2 3 पे है इथाइल, यानी कि 3 पे कुछ इस तरीके का इथाइल बॉन्ड है। 2 पे है हाइड्रोक्सी, 2 पे हमारा है हाइड्रोक्सी यानी कि OH। 4 पे है मिथाइल, 4 पे है हमारा मिथाइल, और 5 पे है मिथाइल हेक्स 3 3 पे इन भी है, 1 2 3, 3 पे इन यानी कि एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, 3n। 5 पे है आयनोइक एसिड, यानी कि 1 2 3 4 5 पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। और बोल रहा है कैसा है, एक आयनोइक एसिड है। ओइक एसिड का मतलब ये प्रायोरिटी हमने किसको दी है, एसिड को दी है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो C डबल बॉन्ड OH है। तो ये रहा आपका उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अब आपको बस इसकी फोटोकॉपी देखनी है कहाँ पे दी गई है। देखो अब राइट लेफ्ट स्वाइप हो सकता है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे मैच करो, पहले वाले देखो और क्लोज कर लेते हैं इसको। पहले वाले पे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे OH है। ठीक है, फिर एक हमारे पास एक ब्रांचिंग आ रही है और इसकी ब्रांचिंग में ही OH है, ब्रांचिंग में OH तो नहीं है हमारे स्ट्रक्चर में, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए C डबल बॉन्ड OH है, फिर एक मिथाइल है, यहीं पे गलत हो गया। देखो कितना आसान हो जा रहा है आप करना। ये C डबल बॉन्ड OH है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, फिर OH है, फिर एक ब्रांचिंग है, बिल्कुल ठीक है,
फिर एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट वाला मैच करो, सी डबल बॉन्ड OH है बिल्कुल, फिर एक जहाँ पे ब्रांचिंग है वहाँ पे OH है, फिर ब्रांचिंग पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इथाइल, फिर ब्रांचिंग में एक जगह हमारा मिथाइल है, हमने इस साइड लिखा है उन्होंने इस साइड लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक डबल बॉन्ड है और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट रेप्लिका है हमारा भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द राइट अप्रोच भाई। आप लोग हर कंपाउंड का IUPAC निकालने जाएंगे तो यू विल वेस्ट एटलीस्ट 10 मिनट्स। जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है उसमें 10 मिनट देने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो देखो इसमें फिर वही तरीका, जब आपको ऐसे ऑप्शन आपको लगे कि आपको एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखना है, तो ऐसा रैंडमली स्टार्ट मत करो, फर्स्ट से ही स्टार्ट करो, आपका वहां पे आपको हिंट जरूर मिलेगी। पहला ही क्वेश्चन कहता है 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, क्या 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन। पहली बात तो इसको आप कहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हम फंक्शनल ग्रुप, देखो वैसे तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हमारे ये होते हैं हैलाइड्स होते हैं, इसको लेस प्रायोरिटी मिलती है कि इसके डबल बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड से कम प्रायोरिटी मिलती है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये तो 1 ब्रोमो निकला ही नहीं, ये तो हमारा 3 ब्रोमो है भाई, 3 ब्रोमो वाला कंपाउंड है, 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो देखो बोला था फर्स्ट से स्टार्ट करो, हमारा आंसर हमें मिल गया, पहला ही हमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, तो ए ही स्टार्ट करेंगे, हमेशा फर्स्ट से ही स्टार्ट करो। सही, अब बाकी आप देख लेंगे, बाकी इसका मतलब जो भी है बाकी सही दे रखे होंगे तो बाकी देखने की जरूरत नहीं, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन कहता है द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से करेक्ट IUPAC नेम कौन सा होगा। देखो पहले आप हर जगह की रिंग देखो कहाँ आपको दिख रही है, ऑब्वियसली यहाँ से डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, लेज़र से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में भी 6 है, अब ऐसे में भी ये 6 ही होगी, ऐसे में भी 6 ही होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें दिख गया है कि मैक्सिमम रिंग कहाँ पे जा रही। ठीक है, तो चलो करते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में ही कर दो। तो कितना है ये आपका आया 1 1 2 3 4 5, हाँ 3 पे क्या आपको 3 पे 1 2 3, 3 पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, 3 पे एक प्रोपाइल ग्रुप है और 4 पे एक इथाइल ग्रुप है। तो P और E में से कौन सा पहले आता है, पहले E आता है, यानी कि पहले हम लिखेंगे कि एक ये 4 इथाइल है और फिर क्या है एक ये 3 क्या है प्रोपाइल है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, और क्या है ये एक 6 है तो हेक्सीन, और 1 पे ही है तो हेक्स 1 इन। तो ये तो इजी हो गया, ऑप्शन नंबर पहला है देखो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्साइन, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। तो भाई वही सबसे पहले बात क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 कार्बन की है और यहाँ से भी 5 कार्बन की है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी जहाँ से ब्रांचिंग हमारी स्टार्ट हो जाए। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 2 पे ब्रांचिंग है, तो ऑब्वियसली हम किसको प्रेफर करेंगे, वी विल प्रेफर जहाँ पे पहले ब्रांचिंग हो जाए, यानी कि 2 पे ब्रांचिंग हो जाए। तो इसे लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल कार्बन तो हमारे 5 होने वाले हैं। अब देखो इसमें जनरली इस वाले केस में क्या है, इन दिस पर्टिकुलर केस एक डबल बॉन्ड बीच में आया है, तो आपको पता है डबल और बॉन्ड जब बीच में आता है तो उसे सिस और ट्रांस बोलते हैं। बट सिस और ट्रांस हम जनरली तब बोलते हैं जब सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे भी क्लोरो होता। यहाँ पे आपको दे रखा है सिस और ट्रांस, बट एक्चुअली में ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, ई और जेड वाले फॉर्मूले अपनाने पड़ते हैं। क्या, ई और जेड वाले। चलो पर यहाँ पे सिस और ट्रांस दिया है तो गुड फॉर अस, सिस और ट्रांस से ही कर लेंगे। पर देखो ट्रांस, आप देखो ट्रांस जैसे आपको दिखता है ना ट्रांस, तो वो ई अगर उसे ई और जेड के टर्म्स में लिखे तो ट्रांस बराबर इक्वल्स टू क्या होता है, वो ही ई के बराबर होता है, और सिस किसके बराबर होता है, वो जेड के बराबर होता है। बट यहाँ पे सिस और ट्रांस है तो सिस और ट्रांस से ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात ये सिस है कि ट्रांस है, ये देखो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे जो हैलाइड्स हैं वो क्या है, ऑपोजिट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये हमारे ट्रांस कंपाउंड है। तो पहले सिस वालों को तो डिलीट मार दो, सिस वाले तो हटा ही दो, तो बचे मेरे पास
क्या ट्रांस, ट्रांस है और क्या है 2 पे क्लोरो 3 पे आयोडो, पहले सी आता है तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 क्लोरो 3 आयोडो, और क्या पेंट, पेंट 2 इन, क्या पेंट 2 इन या फिर 2 पेंटीन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक, 2 पेंटीन या फिर पेंट 2 इन, इन्होंने 2 पेंटीन लिखा है तो वो भी चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये देखो एक बहुत पर्टिकुलर केस आ गया, मैं आपको एक बार इसको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ये एक स्पेशल केस हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी दे। तो देखो रूल क्या है डबल और ट्रिपल का, डबल और ट्रिपल का रूल ये है कि अगर नंबरिंग सेम है, व्हेन नंबरिंग इज सेम, व्हेन नंबरिंग इज सेम, अगर तो नंबरिंग सेम है तो हम एल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, किससे, एल्काइन से ज्यादा। नंबरिंग सेम का मतलब अगर सपोज एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है और 5 कार्बन की रिंग है, तो ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां से भी एल्कीन को 1 नंबर दोगे और यहां से एल्काइन को 5 नंबर दोगे। तो ऐसे केसेस में जहां पे नंबर ऑफ कार्बन रिंग सेम हो रही है और दोनों को फर्स्ट पोजीशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में हम किसको, एल्कीन को प्रायोरिटी देंगे। बट अगर इफ नॉट सेम, अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो हम लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। किसको, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। तो देखो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने डिवाइस किया है इसको करने का, सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि देखो अगर मैं इसमें राइट से लिखता तो मैं लिखता इसे 2 एल्कीन, ठीक है, ये क्या लिखता मैं, हाँ 1 2 3, इसको लिखता, देखो मैं क्या लिखता, इसको मैं लिखता 2 एल्कीन या फिर 3 एल्काइन, ऐसे लिखता, ऐसे लिखता 2 एल्कीन और 3 एल्काइन। बट अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मैं इसे लिखूंगा 1 एल्काइन एंड 3 एल्कीन, क्या 1 2 3 4 एल्काइन, तो इसको लिखता मैं 1 एल्काइन और 4 एल्कीन, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 1 वाला क्या करेगा, ये लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेगा, और सेम तो है नहीं, दोनों दोनों डिफरेंट है तो हम ये वाला फॉलो करेंगे। इफ नॉट सेम तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे, तो सेम नहीं है तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करो, तो 1 पोजीशन आपको किसको देना पड़ेगा, आपको एल्काइन को ही देना पड़ेगा। तो इट विल बी 1 2 3 4 और 5, तो मैच कर लो। अब तो इजी, एक बार नंबरिंग हो गई तो मैच कर लो। कहाँ है, पेंट है 3 पे इन है और 1 पे आइन है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे इसके और एग्जांपल्स आएंगे तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ चलो यहीं पे ही आ गया, यहीं पे ही आ गया। देखो अब देखो क्या है, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो मेरे पास 1 पे एल्काइन आ रहा है, और अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास 1 पे एल्कीन आ रहा है। तो रूल क्या करता है एल्कीन एल्काइन वाला, कि अगर सेम पोजीशन है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तब हम एल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो बहुत इजी हो गया, क्या है ये 1 पे मतलब सॉरी 3 पे इन है, यानी कि ब्यूट 3 आइन, ब्यूट 3 आइन, और ब्यूटीन ही है, ब्यूटीन 3 आइन, ब्यूटीन 3 आइन, तो कौन सा है 3 ब्यूटाइन तो नहीं है, 3 ब्यूट नहीं है, तो क्या किस पे 1 ब्यूटेन, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे, 1 ब्यूट इन और 3 पे आइन, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। रूल समझ में आ गया होगा, एक और आएगा तो कर लेंगे फिर से, ठीक है। द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम कौन सा है। ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पोजीशन, ही तो बहुत इजी लग रहा है, फर्स्ट पोजीशन इस वाले कार्बन को दे दो 1 2 3 4 5, तो सीधा बना रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या है 2 3 पे क्या है डाईमिथाइल है, और 1 पे क्या है 2 3 डाईमिथाइल और एसिटाइल क्लोराइड, यही तो है, हाँ बिल्कुल यही है। तो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है ना ये एसिड क्लोराइड है, तो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, 2 पे 3 पे डाईमिथाइल, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो अपनी वही वाली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे पहले वाले को ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारा देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट तो करेंगे नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि रिंग बहुत लंबी हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों? ऐसे में ब्रांचिंग पहले आ जा रही है, तो ब्रांचिंग के लिए यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि एक तो ये हेप्टेन है, हेप्टेन तो ये है, और ये 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है। 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, लेकिन इसके लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम 4 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल। इन्होंने क्या लिखा है? 3 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल। बिल्कुल गलत, यही आंसर हो गया। इसीलिए बोलता हूं हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए था 4 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल। और बाकी तो आप ऐड कर सकते हैं, क्या है, एक स्ट्रेट चेन है 7 कार्बन की, तो ये एक हेप्टेन तो है ही है। तो इसका ऑप्शन तो पहला ही हो गया। ऑलवेज ये वाली स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो भाई, ऑप्शन पहले वाले से स्टार्ट करने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो आप क्या करेंगे, बस हाईएस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो वो ब्रांचिंग में यहाँ से पहले आ रही है और यही मुझे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, तो ये हो जाएगा मेरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो है तो ये एक ऑक्टेन है। क्या है ये एक ऑक्टेन है। और 4 पे मेरा इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। तो अभी किया था ना इसको से, अभी तो करा था। ये 4 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल और क्या है, ऑक्टेन है। 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर से मेरे पास आ गया, देखो एक डबल और ट्रिपल का केस। देखो फिर से देखो, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास 1 एल्कीन आ रहा है, 1 पे एल्कीन आ रहा है। और अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास 1 पे एल्काइन आ रहा है। दोनों ही पोजीशन 1 पे है, तो ऑब्वियसली मैं 1 एल्काइन को नहीं 1 एल्कीन को प्रेफरेंस दूंगा। तो कहाँ से हो जाएगा मेरा आंसर? 1 2 3 4 5। तो कर लो, क्या है ये 5, अच्छा 6 तो भी तो है, लास्ट कार्बन भी तो है। तो ये 1 पे हेक्साइन नहीं, ये क्या है, 1 पे हेक्सीन है, 1 पे हेक्सीन है, 1 पे इन है और 5 पे आइन है। 1 पे इन 5 पे आइन, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द इनकरेक्ट ऑफ द IUPAC नेम इज। इनकरेक्ट बताइए, IUPAC नेम में इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई। 1 2 3 ऑफ किसी को भी, चाहे नीचे वाले को 4 दे दो, चाहे ऊपर वाले को 4 दे दो। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ट्यूब्यूटेनॉन। 3 मिथाइल, अरे इन्होंने तो लिखा है 2 मिथाइल, नहीं भाई 2 मिथाइल नहीं, 3 मिथाइल और क्या, ट्यूब्यूटेनॉन। तो यही गलत हो गया। कितना अच्छा हो गया हमारे लिए, कितना अच्छा हो गया। पहला ही ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आप लोग मैच कर लेगा, सही ही आने चाहिए। ठीक है, बाकी मैच कर लोगे ना, सही के सही आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द IUPAC नेम ऑफ, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? तो देखो ये एक्चुअली कंपाउंड, इसको आप इस तरीके से लिखना चाहिए था आपको, CH2Br। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन भी आइडेंटिफाई कर ली होगी और अपने फंक्शनल ग्रुप भी देख लिया होगा, 2 3 4। तो क्या कंपाउंड है? ये है 3 मिथाइल और 1 पे क्या है ये 1, वैसे तो ये क्या है, ब्रोमोब्यूटेन ही है। क्या है ये? ब्रोमोब्यूटेन ही है। तो 1 पे ब्रोम, ऑब्वियसली ये बी पहले आ रहा है, तो 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन। 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 1। 1 पे हमारा ब्रोमो, बी पहले आया ना, 1 पे ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। तो एसिड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया मेरा 3 पे एक अमाइन ग्रुप है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, और 5 पे एन ग्रुप है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है। तो क्या आएगा? 3 पे अमाइन, यानी कि 3 अमीनो, 5 हेप्टिनोइक एसिड, 5 हेप्टिनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्लियर हो गया। 5 पे हेप्टिनोइक एसिड, हेप्टीन है, ठीक है, 5 पे EN है ना, तो हेप्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हेप्ट 5 एनओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैसे आपको यहीं से समझ में आ गया इसका आंसर, तो 3 पे ही जब अमीनो लिखा है तो यही करेक्ट हो गया।
चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आयुपैक नेम, इनमें से कौन सा करेक्ट आयुपैक नेम है। तो पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कहता है पहले वाला 3-ethyl-4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो देखो हेप्टेन है तो ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन बोलता है 3 इथाइल, 1 2 3, 3 पे इथाइल, 4 4 पे डाइमिथाइल, यानी कि 4 4 पे 1 2 3 4 4 पे डाइमिथाइल और हेप्टेन। तो अब देखो ये कंपाउंड ये कहना चाह रहा है, इसका नाम एक्चुअली में क्या होता, इसका नाम होता 1 2 3 पे इथाइल, 4 4 पे डाइमिथाइल। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सही कह रहा है कि 4 पे इथाइल और 4 4 पे डाइमिथाइल है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक काम करें, दूसरे भी देख लेते हैं। हम बहुत दूर से सेकंड ऑप्शन इग्नोर कर रहे हैं, अब नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे कर रहे हैं कि 4 4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। अच्छा हेप्टेन है ना, मैं बार बार हेक्सेन लेके चल रहा हूँ। 3 5 6, ऐसे नहीं करना था। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है एक और हेप्टेन है हमारे पास, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या, 4 4 पे डाइमिथाइल, यानी कि 1 2 3 4 4 पे डाइमिथाइल और 3 पे इथाइल। ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। पहले तो हम इथ को लिखते हैं, ये तो गलत हो गया भाई, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है 5 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। कह रहा है क्या, 5 पे इथाइल, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल और 4 4 पे डाइमिथाइल, 4 4 पे डाइमिथाइल। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसने बोल तो दिया 5 पे इथाइल, लेकिन अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 से स्टार्ट होगी। तो ये तो 3 इथाइल अभी भी 3 इथाइल ही रहेगा, तो ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बनाने की जरूरत नहीं, इसने 4 4 बिस्क वर्ड का यूज़ कर रखा है, तो ये तो अपना आप गलत हो गया। और क्या, 5 इथाइल को 3 इथाइल को बाद में रखा है, 3 इथाइल तो फिर भी पहले ही आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा था आयुपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताइए। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम देंगे प्रायोरिटी एसिड को। तो आया ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 तो क्या है, ये पेंटेनोइक एसिड है, बट 4 पे एक कीटो, यानी कि जब कीटो तो हम बाद में बोलते हैं, 5 4 पे क्या है, एक ऑक्सो ग्रुप है। 5 4 पे कीटो या पे 4 पे एक ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, तो क्या हो गया, ये हो गया 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द आयुपैक नेम फॉर, इसका आयुपैक नेम क्या होगा भाई। तो देख लो भाई, अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पे नाइट्रो आता, तो ऊपर से स्टार्ट करें तो 1 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे हमारा नाइट्रो आ रहा है, 2 3 4 5 6। अब दोनों ही सब्सटीट्यूएंट है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है भाई, ये एल्काइल ग्रुप और सीएल ग्रुप दोनों ही सब्सटीट्यूएंट है। तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा हमारा क्या, एक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल, इसीलिए हमने नीचे से स्टार्ट नहीं किया, ऊपर से स्टार्ट किया, ताकि सेकेंड आ जाए फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है भाई। तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये 1 क्लोरो है और मिथाइल है और नाइट्रो है, तो ऑब्वियसली क्लोरो सी पहले आ रहा है, तो 1 पे क्लोरो, तो बाकी दोनों तो हटाओ, 1 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, एम और एन में से एम पहले आएगा, 4 पे मिथाइल और 2 पे नाइट्रो बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से आयुपैक नेम। देखो भाई, आपने अगर इसमें यहाँ से स्टार्ट करा 1 2 और बोला कि 2 पे इथाइल 3 पे इथाइल, तो आपने गलत करा। आपको इसको पहले एक्सपैंड करना चाहिए था। कैसे करते, CH3 CH CH CH3, इसको लिखते आप CH2 CH3 और इसको भी लिखते CH2 CH3। अब आप यहाँ पे एक हाई नंबर की चेन लेंथ देखते हैं। अब आप बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो अब आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि 3 और 4 पे डाइमिथाइल है, तो 3 4 डाइमिथाइल और हेक्सेन, क्या ये 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3 4 डाइमिथाइल और हेक्सेन, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस। हाँ जी, तो अब करते हैं कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म दिखाएगा। तो देखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो ये आपको एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल में
मिल जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और नीट 2021 में पूछा गया। मेटामेरिज्म का मतलब सर क्या होता है? मेटामेरिज्म का मतलब आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो। जनरली किस में देखा जाता है? जनरली ईथर्स में देखा जाता है कि आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये आर ओ आर डैश है, और इसे और अच्छे तरीके से अगर लिखूँ, इसे लिखूंगा मैं CH3 CH2 O CH2 CH3। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म जहां पे क्या फंक्शनल ग्रुप के अराउंड हमारी एल्केन की चेन जो है वो चेंज हो जाए, एल्केन चेन चेंज हो जाए। जैसे आपको इस ईथर के अराउंड दोनों इथाइल इथाइल ग्रुप दिख रहे हैं ना अभी। अब देखो इसमें क्या एक साइड इसके मिथाइल हो गया और एक साइड इसके ये प्रोपाइल वाली रिंग हो गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज स्टिल सेम, मॉलिक्यूलर मास इज स्टिल सेम, बट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो एल्काइल की रिंग है, एल्काइल की जो चेन्स हैं वो क्या हो गई? वो डिफरेंट हो गई। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मेटामेरिक कंपाउंड्स और द आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो देखो आपको यही एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है और यही आपको एग्जाम में पूछा था। किस चीज का एग्जांपल है? ये है C4H10O, C4H10O। इसलिए हमारे एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से हो जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा टाउटोमेरिज्म दिखाएगा? देखो टाउटोमेरिज्म की जो कंडीशन है आप सबसे पहले यही कंडीशन लगाएंगे कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर देखो अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए ये एक ब्रिज्ड कंपाउंड है। यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन तो है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उस अल्फा हाइड्रोजन का हम क्या करें? यहाँ पे भी है। उस अल्फा हाइड्रोजन के हम क्या करें कि जो दे ही नहीं सकता है। ऐसा अल्फा हाइड्रोजन मतलब प्रेजेंट तो होना ही चाहिए और वो डोनेशन के लिए अवेलेबल भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो हो तो अच्छी बात है, लेकिन डोनेशन के लिए भी अवेलेबल हो। अगर आप ब्रिज्ड कंपाउंड्स में देखेंगे आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर ये अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ से चला गया और ये यहाँ पे OH बन गया, देखो अगर यहाँ पे OH बन गया, ठीक है, ये OH बना तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और आपको पता है कभी भी ब्रिज्ड कंपाउंड पे ब्रिजिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। द डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल एट ब्रिजिंग पोजीशन। जो ये वाली कंडीशन है जो मैंने अभी बनाई है, ब्रिजिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये टाउटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। इट कैन नॉट शो टाउटोमेरिज्म, कंपाउंड नंबर 1। कंपाउंड नंबर 2 की बात करें, फिर से देखो अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, एब्सोल्युटली है, लेकिन ये फिर से एक ब्रिजिंग पोजीशन हो जाएगी। ये अभी भी एक ब्रिजिंग पोजीशन है, तो ब्रिजिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। इसकी दूसरी साइड देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये वाला भी हमारा टाउटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। थर्ड वाले कंपाउंड को देखें, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है एब्सोल्युटली, लेकिन आपको पता है इस वाली साइड से क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि ब्रिजिंग पोजीशन है। बट इसकी अगर आप दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से इजीली टाउटोमेरिक स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसका अगर मैं टाउटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा कुछ ऐसा बनेगा टाउटोमेरिक स्ट्रक्चर। एक कीटो से एक इनॉल फॉर्म बन चुकी है। तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज ओनली 3, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमें 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म। फिर से भाई कि कौन सा टाउटोमेरिज्म दिखा सकता है? देखो बहुत ही इजी है। देखो ये OH है, इसके आसपास आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी है, तो ये टाउटोमेरिक स्ट्रक्चर शो कर देगा। इजी है, 1 वाला तो दिखाएगा। सेकंड वाले पे देखिए, फिर से वही अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये रहा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो टाउटोमेरिज्म दिखाएगा। थर्ड वाला देखिए अल्फा हाइड्रोजन, देखो आपको यहाँ पे शायद अल्फा हाइड्रोजन ना दिखे, आपको शायद यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना दिखे, लेकिन आपको यहाँ पे गामा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा गामा, एक गामा हाइड्रोजन जरूर दिखेगा। इस गामा हाइड्रोजन की वजह से क्या हो रहा है? देखो ये गामा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे आता है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जब ऐसे शिफ्ट हो गया, देखो ये यहाँ पे अब आ गया। एक पिक्चर में आपके यहाँ पे बनाता हूँ, इसके बगल में इसका टाउटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जब गामा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो ये शिफ्ट हुआ, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे आ गया और ऑब्वियसली ये फिर OH आ गया, यानी कि ये हाइड्रोजन जो था, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो इससे बोलते हैं, बाकी जो स्टार्टिंग के 2 थे वो अल्फा हाइड्रोजन वाले टाउटोमेरिज्म थे, अल्फा हाइड्रोजन वाले, लेकिन ये कैसा है? ये एक गामा हाइड्रोजन वाला टाउटोमेरिज्म है।
तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये टाउटोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, बट एक्चुअली इट इज शोइंग टाउटोमेरिज्म। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों टाउटोमेरिज्म दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन इन द बिलो फिगर हैज शोन बिलो हैज। अच्छा, नीचे जो दिखा रखा है, इन पहले तो ये आइडेंटिफाई करें हमें क्या निकालना है। बहुत क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि सिग्मा और पाई निकालना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन किस में निकालना है? इनोलिक फॉर्म में निकालना है। तो पहले हम ये तो देखें कि इनमें से इनोलिक फॉर्म है कौन सी। इनोलिक फॉर्म वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, अगर उसमें ईन है और उसमें ऑल है, क्या है? अगर उसमें ईन है तो ऑल है, तो वो एक इनोलिक फॉर्म है। पहले वाले में देखो ये ईन है और ये ऑल है, तो यही इनोलिक फॉर्म है। यहाँ पे ये क्या है? ये कीटो फॉर्म है, तो यहाँ पे तो हमें देखना ही नहीं है, हमें कहाँ देखना है? यहाँ देखना है। तो जो सबसे आसान आइडेंटिफाई करना वहां से स्टार्ट करें। सबसे आसान क्या है? पाई बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डबल बॉन्ड्स को। आप इजीली यहाँ पे और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स देख सकते हैं, तो दो पाई बॉन्ड्स होंगे। तो दो पाई बॉन्ड्स वालों को टिक करो, बाकी कैंसिल कर दो। ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन डी हट गया, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए और सी। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 9 होंगे या फिर 18 होंगे। 9 तो बहुत कम लग रहे थे बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से, देख लेते हैं। देखो क्यों, देखो 3 तो यही है, 3 तो ये है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 5 इसके साथ और हैं। तो ऑब्वियसली ये मतलब 9 से तो ज्यादा ही है, तो 18 ही आ रहे होंगे, तो 18 ही आ रहे होंगे। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। आपको ऐसे बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, आपको तो आइडिया लेना है ना बस 9 और 18 में से। तो 9 से ज्यादा तो मुझे वैसे ही दिख रहे हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एक्चुअली हमसे क्लासिफिकेशन पूछा है। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके होते हैं, क्या? दो होते हैं, एक तो होते हैं ऑप्टिकल और दूसरे होते हैं ज्योमेट्रिकल। ठीक है, एक होते हैं हमारे ऑप्टिकल, एक होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल, यही होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसमें से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे? देखो क्या करना है हमने इसमें, हाउ मेनी स्ट्रक्चर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया है। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आपको अगर आप एग्जाम में बनाने जाएंगे ना, तब तो आपको लगेगा बहुत सारा समय, तो आप अपना समय कैसे बचाएंगे? देखो आपको क्या करना है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहले यहीं पे सब्स्टिट्यूट आपने कर दिया, ठीक है। अब H की ऑब्वियसली ये H बन जाएगा और ये Cl आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक, तो एक कंपाउंड तो ये हो गया, एक ये हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक आप यहाँ पे कर सकते थे सब्स्टिट्यूट, तो देखो फिर दूसरा कंपाउंड आपका ये हो गया। अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो एक आप यहाँ पे भी कर सकते थे, तो तीसरा आपका ये कंपाउंड हो गया। मतलब ऑब्वियसली एक टाइम पे एक ही ClF सब्स्टिट्यूट करना है भाई, ऐसे नहीं कि आपने सारे चारों के चारों एक साथ कर दिए, वो मतलब नहीं है। पहले हमने ऐसे करा था, पहले हमने इस वाले Cl को करा, फिर नॉर्मल रहने दिया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, इसीलिए अलग अलग कलर से बताया है भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आखिरी में करा हमने ये वाला। तो आपको जितने Cl दिख रहे हैं उतने स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे अगर करेंगे तो वो तो इसके जैसे हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो इसके जैसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट तो वो ये रेड वाले Cl की तरह हो जाएगा, और अगर यहाँ पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रीन वाले Cl की तरह हो जाएगा। तो आपके पास 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ये दीज ओनली दीज 4 पॉसिबिलिटीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। ऑलराइट, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन कहता है टाउटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, इनमें से कौन सा टाउटोमेरिज्म दिखाएगा? देखिए टाउटोमेरिज्म के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या? अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अब देखें पहले वाले में तो मुझे कहीं हाइड्रोजन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अल्फा तो दूर की बात है। सेकंड वाले में देखो क्या अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? हाँ शायद नजर आए एक अल्फा हाइड्रोजन। देखो सेकंड वाले में RCH2 N डबल बॉन्ड O और O इस तरीके से हमें दे रखा है। इसका टाउटोमेरिक हम कैसे बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये शायद अगर वहां चला जाए, एक OH के पास चला जाए, उस वाले OH के पास चला जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। हाँ तो ऐसा पॉसिबल है क्या? RCH डबल बॉन्ड N OH और ये हो जाएगा ऐसे, तो ये इसका टाउटोमेरिक फॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली एग्जिबिटेड बाय बी, बी तो दिखाएगा ही। ऑप्शन सी में देखिए कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और
डी में भी कोई हाइड्रोजन, अच्छा डी में हाइड्रोजन है लेकिन वो टाउटामेरिज्म में क्या हेल्प तो करेगा ही नहीं, कोई इसमें टाउटामेरिज्म स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। क्यों? इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन इसमें OH तो है ही नहीं, किसके साथ करेगा टाउटामेरिज्म, है भाई किसके साथ करेगा, कोई कीटो ग्रुप तो है ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O विल बी। अब जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें तो आपको एक एक तरीके से करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो C4H10O, यही एग्जांपल क्यों दिया गया, क्योंकि उनको पता है ये एग्जांपल आप देख चुके हैं अपनी एनसीईआरटी की किताब में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये आपका करता है क्या, मेटामेरिज्म शो करता है। ईथर मेटामेरिज्म तो करता ही है, तो पर क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करता है। किसके बीच में, ईथर और अल्कोहल के बीच में। तो देखो कैसे, पहले ईथर्स की बात करते हैं। तो ये दिखा सकता है CH3 CH2 O CH2 और CH3। एक ईथर्स में तो इसका एक ये फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सा पॉसिबल है सर, देखिए CH3O और यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये दूसरा पॉसिबल है। क्या और कोई पॉसिबल है, एब्सोल्युटली देखिए CH3O CH CH3 और CH3। तो ईथर्स में तो इसके ये तीन पॉसिबल हमारे क्या है, आइसोमर्स हैं। ये तो ईथर्स की बात हुई, पर ये अल्कोहल भी हो सकता था, एब्सोल्युटली हो सकता था। तो देखो सबसे पहले तो सबसे सिंपल अल्कोहल यानी कि 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल। ठीक है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल, तो ये आपका आया ब्यूटेनॉल, ये आपका ब्यूटेनॉल आ गया। और देखो क्या हो सकता है, मैं बोलता हूं कि ये जो OH था ना, OH ये सेकेंडरी पोजीशन पे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, और देखो क्या ये मैं ऐसे लिख सकता था, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता था, आइसोब्यूटेनॉल टाइप का स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेनॉल नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और देखो कैसे लिख सकता था, CH3C, हाँ ऐसा भी लिख सकता था, 3 डिग्री भी लिख सकता था। तो इन चारों के अलावा अल्कोहल का कोई और पॉसिबल नहीं आई समझ। तो गिन लो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। इनमें से आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ही नहीं किसमें। देखो अल्कोहल में तो दिखता है, अल्कोहल में अभी तो करके दिखा है, अल्कोहल में कितने सारे आइसोमेरिज्म दिख रहे हैं, मेटामेरिज्म में भी दिख जाता है। तो अल्कोहल तो इसका आंसर नहीं हो सकता। कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं, आपने जो पढ़ा है उसी का करके देखो। लॉजिक मैं अभी दूंगा, लेकिन अभी देखो जो आपने पढ़ा, अल्कोहल के पढ़े आइसोमेरिज्म, तो अल्कोहल आंसर नहीं है। एल्डिहाइड्स के पढ़े हैं क्या, हाँ एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो कर ही सकते हैं, मतलब इसका आइसोमेरिज्म तो बन ही सकता है। ठीक है, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स ये तो बन ही सकते हैं। क्या अल्काइल हाइड का आपने कभी जिंदगी में पढ़ा है क्या, कोई आइसोमर है, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो इसके लिए ये है भी नहीं, इसके लिए ये है भी नहीं, अल्काइल हैलाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे अगर सपोज करो, खुद ही बताओ, अगर CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2 Cl है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल है। ये तो अपने आप में मतलब इसमें Cl तो Cl ही रहेगा ना, बट अगर O है, अगर किसी कंपाउंड में हम उसके फॉर्मूले में O लिख रहे हैं, तो वो OH भी हो सकता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो आपका ईथर भी हो सकता है। एल्डिहाइड के केसेस में अगर R C डबल बॉन्ड O लिख रहे हैं, तो वो कीटो भी हो सकता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है। और साइनाइड में तो अगर आपने CN लिखा, तो वो CN तो हो ही सकता है, वो NC भी हो सकता है। तो साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड दोनों हो सकता है ना। पर एल्काइल हाइड्राइड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो RCl है तो वो RCl ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है भाई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई। देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन है, अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बना के देखो भाई, क्या हो गया टर्शरी, पहले टर्शरी ब्यूटाइल बना के देखते हैं। ये हो गया अपना टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये क्वेश्चन में बोल दिया है ऑलरेडी कि ये ज्यादा स्टेबल है, किससे, सेकेंडरी ब्यूटाइल से। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब क्या लगता है, सबसे पहली कंडीशन आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि कोई प्लस M वाला ग्रुप तो नहीं है क्या, कोई मेटामेरिक ग्रुप तो नहीं है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, एब्सोल्युटली है। इस पहले वाले केस में हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें कितने हैं, इसमें आपको देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। और इसीलिए जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द करेक्ट रीजन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो सारे के सारे मेरे को एल्काइल्स के डेरिवेटिव दिख रहे हैं, तो कुछ मत करो, क्या करो, अभी जो करा था हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो कि कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो देखो, हाँ इस वाले में देखिए कितने हैं। इसके पास एक कार्बन है और इसके कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे के कार्बन के साथ कार्बन ही अटैच है। तो इस साइड से, इसकी लेफ्ट साइड से तो कुछ नहीं है इसके पास, राइट साइड से जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो इसके पास मात्र 3 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। सेकंड वाले में देखिए, ये पे 2 हैं और इस पे भी 2 हैं, तो कितने हो गए, ये हो गए 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। इस वाले पे देखिए, इस पे कितने हो गए, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए, यानी कि ये हो गए हमारे कितने, ये हो गए 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस वाले पे देखिए, इस पे ये है और इस पे इस बगल में सिर्फ कितने, 2 हाइड्रोजन, तो ये कितने हो गए, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो इसने तो बहुत छोटी सी चीज पूछी कि सबसे स्टेबल बताना है, हम तो उसको ऑर्डर ही बता देते। सबसे स्टेबल जिसमें सबसे ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें कितने हैं, इसमें है 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। Which of the following is correct with respect to minus I effect of substituent। देखिए भाई, माइनस आई इफेक्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, वो विड्रॉ करेगा अपनी तरफ इफेक्ट को। ठीक है, तो माइनस आई इसीलिए कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या है ये, क्या है इसका ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फॉन है ना, फॉन, यानी कि फॉन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस आई भी उसका सबसे ज्यादा, फिर ओ का, फिर एन का। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए जिसमें ये ऑर्डर आपको मिल रहा हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पे मुझे फॉन दे रखा है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए, अगर एक ये नाइट्रोबेंजीन टाइप का कुछ कंपाउंड दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन के बारे में हम, नाइट्रो ग्रुप के बारे में हम एक बात जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो स्टेबिलिटी के बारे का इसका लॉजिक ये है, कंपाउंड के क्वेश्चन के पीछे लॉजिक ये है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है किसी कंपाउंड में, किसी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आपने, इलेक्ट्रॉन की कमी तो थी और आपने एक NO2 ग्रुप और लगा दिया, आपने एक NO2 ग्रुप और लगा दिया, मतलब पहले कमी थी और आपने एक ऐसा ग्रुप डाल दिया जो और ज्यादा खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, ये डीस्टेबल हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी। तो अब देखो कंपाउंड्स में देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब आप इसको ऐसे देख सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है और इसका सबसे दूर है, तो इस दूर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे भी देख सकते हो, बट करेक्ट तरीका आपका ये होना चाहिए था कि आप इसमें पहले कॉन्जुगेशन करवा के देखते। आप इसमें जब कॉन्जुगेशन करवा के देखते, आपको पता चलता है कि ये कॉन्जुगेट यहाँ पे हो सकता है, ये अगर बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत पास है NO2 के और इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हो जाएगा डीस्टेबल। ठीक है, इसी तरीके से ये तो पास में है ही, ये तो पास में है ही। डी वाले को देखिए, डी वाला भी बिल्कुल क्या पास में ही है भाई, इसे भी बिल्कुल पास में ही, तो इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन अगर इसको आप देखें, अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप इसको भी हटाने की कोशिश करें तो कैसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन 3 पोजीशन पे ही घूमता रहेगा, वो इस पोजीशन पे कभी आएगा जो इप्सो पोजीशन है। कौन सी, इप्सो, ये दोनों तो ऑर्थो हैं और ये पैरा है। ऑर्थो पैरा पे तो हमेशा रहेगा, लेकिन इप्सो पे कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये इप्सो पे कभी नहीं आएगा, तो नाइट्रोजन इससे इतना ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मुझे इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने सिर्फ ये देखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो जैसे स्टेटमेंट ने ये बोला कि इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव चार्ज, मैंने इस पर लगा दिया क्रॉस, बिकॉज दिस इज फॉल्स।
ठीक है, अगला देखें, कहता है इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, कि जनरली ये न्यूट्रल स्पीशीज, वैसे जनरली पॉजिटिव होती हैं, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। देखो ये लगभग करेक्ट है, वैसे जनरली तो ये पॉजिटिव चार्ज होती है, देखो इस तरह ये लिख दिया कि दे आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दे आर जनरली न्यूट्रल, उनमें क्या होता है चार्ज, जनरली दे आर चार्ज्ड, ठीक है, और कुछ कुछ केसेस में वो न्यूट्रल होती हैं, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोफाइल। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं क्या, जैसे AlCl3 की एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं, तो ये क्या है जनरली, ये अब जनरली हमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको ये न्यूट्रल मिल सकते हैं, तो इट इज नॉट कंप्लीटली फॉल्स, बट ये स्टेटमेंट में जनरली वर्ड का ही बस यूज है। थर्ड वाला एक बार देखते हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो ठीक है, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियर। हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, कि हाँ कि ये जो होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, दिस इज मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगला अगला वाला कहता है न्यूट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे तो बात खत्म ही हो गई है, नेगेटिवली चार्ज तो होते ही नहीं है, ठीक है। बी वाला भी हल्का फुल्का करेक्ट था, बट मोस्ट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं किसका, NH3 का, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, इसीलिए क्या है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया इज अच्छा, एग्जाम्पल भी वो दिया जो पहले से था, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ठीक बात है, हमें नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। कह रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, बिल्कुल सही बात है, अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही करता है, जिसके पास कुछ होगा वही अटैक करने जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं इन नेचर। न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, नहीं भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये लुईस बेसेस होते हैं, क्या होते हैं ये लुईस बेसेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस बेस, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटानॉन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। एक बार देख लो साइक्लोपेंटानॉन क्या होता है भाई, अच्छा वैसे दे रखा है, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटानॉन, एक साइक्लोपेंटेन और उस पर कीटो की रिंग, और पूछ रहा है क्या, मिथाइल लिथियम यानी कि CH3 पॉजिटिव और Li CH3 नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड है। देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, तो ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, और ये जो होगा ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन करवाइए, CH3 को यहाँ पे अटैक करवाइए, तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, और यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करता है, क्या ये साइक्लोपेंटानॉइल रेडिकल है क्या, ये रेडिकल तो नहीं है, वैसे एक एनायन है, ठीक है, ये एनायनिक फॉर्म में रहता है, Li प्लस बस चिपक जाता है, इंट्रैक्शन है बस इसका इसके साथ, ठीक है, वैसे तो ये क्या है, ये ऐसा ही है, O माइनस ही है, तो ये एक एनायन है, क्या है, एक एनायन है, तो साइक्लोपेंटानोनिल एनायन, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। अच्छा इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट आपको दिख रहा है, द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस, अच्छा इनमें से मतलब कौन सा मतलब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कुल मिला के बात ऐसी है, तो बोल रहा है देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने दी, क्योंकि ये प्लस R ग्रुप है, यानी कि एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा तो जो डबल बॉन्ड था वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, बिल्कुल ठीक बात है, और Cl एक लीविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, हाँ, तो इस टाइप का कुछ कंपाउंड मुझे देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए, तो ठीक है, ये रिएक्शन तो पॉसिबल, मिला के बात ऐसी है कि ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही है, ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी ही
होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बिल्कुल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो इसमें क्या है, इसमें तो यही आंसर ठीक हो गया। बाकी में देखें क्या दे रखा है, बाकी में तो कुछ और तो नहीं दे रखा। इसमें तो ये लीव ही नहीं कर रहा है, इसमें तो ये लीविंग ग्रुप है ही नहीं। इसमें देखो, इसमें ये लीव तो कर रहा है लेकिन ये डबल बॉन्ड का शिफ्ट दिखाया ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें तो पता नहीं क्या दिखा रखा है भाई, ये तो गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसका ठीक आंसर हो गया। बड़ा ही अजीब क्वेश्चन था बट हमने ये कर दिया है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमें फॉलोइंग कंपाउंड को कंसिडर करना है। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? ऑब्वियसली ये उसमें होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसी में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। दूसरे में देखिए, सभी के सभी ऐसे हैं, किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। देखिए इसमें देखिए, ये है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट आपको पता है नहीं करता है। वैसे बोल सकते हैं कि कर भी सकता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है, पर जनरली नहीं करता है। पर ये वाला करेगा, ये वाला तो करेगा। तो एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 ओनली, तो 3 ओनली ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। CC का बॉन्ड आयनाइजेशन हमने किया है, CC है कहाँ पे, अच्छा सॉरी CCl का करा है, CCl का करा है, तो इसका मतलब Cl अपने साथ एक नेगेटिव लेके गया होगा, बॉन्ड लेके गया होगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आया, तो ये भी एक पॉजिटिव आया और ये भी एक पॉजिटिव आया और एक ये भी पॉजिटिव आया। तो कह रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। सबसे पहले जो ग्रुप वाला है उसे देखते हैं। ये आपके पास एक NO2 ग्रुप है। देखो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर एक पॉजिटिव ग्रुप है और वहाँ पे एक उसके आसपास NO2 है तो इससे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लेता है, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं से आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे पास आया ये वाला कंपाउंड, तो ये एक सेकेंडरी है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बगल में ही हमारे पास एक टर्शरी है और एक है क्या है, एक बेंजाइल कार्बोकैटायन है। ए वाला जो है क्या है, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। देखो जनरली क्या होता है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, किससे, 3 डिग्री से। जनरली लिख रहा हूं, जनरली जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। जनरली ऐसा ही होता है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री से, बट सिर्फ एक केस को छोड़ के, एक्सेप्ट, वो कौन सा केस है, वो है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का केस है। किसका केस है, वो है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के केस को छोड़ के। तो इनमें से क्या हमें, क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये 3 डिग्री है और 4 कार्बन का है, तो इसमें यही स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी मोस्ट स्टेबल और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पर याद रखना अगर इसके अलावा कोई और 3 डिग्री का हुआ तो बेंजाइल कार्बोकैटायन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा था रेडिकल CH बेंजाइल फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, 6 पाई ऑर्बिटल्स हैं। कितनी? 6 पाई आप बोल सकते हो, या फिर क्या बोलते हो, 6p बोल दो। 6p ऑर्बिटल्स हैं और क्या है, 6 अनपेयर्ड इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में करो। देखो सारे के सारे क्या दिख रहे हैं मुझे, कार्बोकैटायन दिख रहे हैं और ऑब्वियसली हाइड्रोजन ग्रुप है उसके अगल बगल, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ही सॉल्व होने वाला है। पहले वाले में देखिए, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, C+ नहीं है, एक्चुअली है, कितना है, 2 है, एक भी नहीं, कितने हैं, ये भी इसके बगल में, ये भी इसके बगल में, यानी कि 6 तो इस साइड है और 2 ये यहाँ आते हैं, तो ये तो 8 हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया 8 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके बगल में देखिए, इसके पास हो गया मेरे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए 6 अल्फा हाइड्रोजन, फोर्थ वाले में देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन और फिफ्थ वाला तो मोस्ट अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा इसका तो ऑर्डर बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब फिफ्थ वाला मोस्ट अनस्टेबल होगा। तो फिफ्थ यहाँ पे है, ए में है और सी में है, तो सी को हटाइए, बी को हटाइए, तो ए में है और डी में है, सॉरी। फिफ्थ के बाद किसका नंबर आएगा, फिफ्थ के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फोर्थ का, फिफ्थ के बाद आएगा फोर्थ, अब फिर आएगा 3, फिर आएगा 1 और लास्ट में आएगा 2, तो 2 सबसे ज्यादा
2 सबसे ज़्यादा, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। बेंजाइल क्या दिख रहा है आपको, इसका जो दिख रहा है वही बता दो भाई, क्या दिख रहा है आपको, ये sp2 दिख रहा है, क्या है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कह रहा है होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स। इनका होमोलिटिक फिजन होगा तो हमें कुछ कुछ फ्री रेडिकल मिलेंगे। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज। देखो भाई, एक काम करते हैं, जो आपको ऑप्शन दिए है ना उसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और वहां पे हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग बनाने से अच्छा जो बना रखे हैं उनको ही देख लो, है ना। तो पहले वाला देखो, इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ये मेरे पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे वाले में देखिए, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले में देखिए, इसमें मुझे दिख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने, इसमें दिख रहे हैं मुझे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले में मुझे दिख रहे हैं कितने, इसमें दिख रहे हैं मुझे 9 अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मच, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि 9 क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये तो लास्ट में, ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, लेकिन 6 वाले को आना चाहिए था इसके पहले। तो देखो इसके अगला ऑप्शन देखो, यहाँ पे इसके पास तो 9 था, ये था 8, ये था कितना, ये था ऊपर देखो 6 था, और ये वाला था 3। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल यही ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको इनमें देखने कितने कितने, हमने एक बार लिख लिए ना अल्फा हाइड्रोजन, फिर तो हमें बस अरेंज करने, तो बी वाले ऑप्शन में ऑलरेडी अरेंज्ड है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन में देखो, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले वाली देखो, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें तो क्या ही सोचना है, कैसी है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी देखो, दूसरी वाली तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ही नहीं, इसमें तो क्या होता है, R- अटैक करता है, R- अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये तो क्या है, ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये तो एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये वाली देखिए, इसमें एक Br ग्रुप है और NH3 है, और NH3 क्या करेगा, इसको Br को हटा देगा, तो ये क्या बना, NH2 प्लस HBr। बिल्कुल सही बात है, ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये वाली भी देख लेते हैं, एक हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और एक हमारे पास साइनाइड है, तो क्या बनता है, एक साइनोहाइड्रन बनता है, और ये क्या है, ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, ये एक एडिशन ही है, और ये हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, साइनोहाइड्रन बना एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा है भाई, इसमें एक ही ऑप्शन है जो इसमें सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्या बताना है हमें, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यानी कि एक E पॉजिटिव होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे रिंग जो होगी ना, रिंग मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगी। कहाँ पे अटैक करेगा, ये करेगा मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे अटैक करेगा। कहाँ पे करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे ये अटैक करेगा। तो अगर आप सारे ऑप्शन देखें तो देखो, पहले वाले में तो और दूसरे वाले में तो OH वाला मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, OH सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और NHCO3, इसका तो इलेक्ट्रॉन दो जगह इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे भी और रिंग पे भी, तो ये तो नहीं हो गया। तो OH ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर नहीं है। देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो, ये जरूरी नहीं है। अगर हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, देखो BH3 के पास तो पॉजिटिव नहीं है ना, लेकिन ये क्या है, ये न्यूट्रल है पर इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सिर्फ इतना है कि जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो स्पीशीज, वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए। तो BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NO2+, हाँ जी बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रोफाइल है। Cl+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन आप H3O+ को देखोगे तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है।
H3O प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इसके पास भले ही आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, वो पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, वो H2O प्लस H प्लस का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चार्ज का, H3O पॉजिटिव ऐसे बना है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भाई। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायंस इन द फॉलोइंग इज, इनमें से क्या देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन देखनी है। कैसे देखोगे भाई, देखो ये तो हुआ हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये हुआ हमारा sp2, ये भी हुआ sp2, और ये हुआ हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे ही करते हैं। अब ऑब्वियसली जो sp हाइब्रिडाइज्ड में अगर आप एक नेगेटिव चार्ज डाल रहे हो, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज, sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है वो तो स्टेबल होगा। तो इस बात से इतनी बात तो क्लियर है कि sp वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 सबसे स्टेबल होगा और 4 लीस्ट स्टेबल होगा। तो 1 और 4 को आप मार्क कर सकते हैं, बट जो रियल कंपटीशन है वो किसके बीच में है, वो इन दोनों sp2 के बीच में है। आप इसमें से किसको मार्क करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो कैसे देखेंगे, देखिए भाई यहाँ पे R2C है, R2C ये क्या करेगा, ये एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे हैं इस कार्बन की तरफ, ठीक है। इसमें से देखो ये दो एल्काइल ग्रुप जो हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करें तो इसको ज्यादा नेगेटिव बना रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये वाले को जो है ये तो कर रहा है और ये वाला भी कर रहा है, पर इतना ज्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी तो देखो, इसके देखो अगर आप ठीक से देखो तो ये जो है ना इसके अगल बगल ये जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है, अब ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ये नॉर्मल sp3 वाले हो सकते हैं, और sp3 वाले क्या करेंगे, sp3 वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन इसके आसपास जो है ना, इसके आसपास ये सबके सब sp2 ही हैं, इसके आसपास भी सबके सब sp2 ही हैं, तो क्यों ही ये, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस तो है नहीं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्यों ही ये इसको देगा, तो मतलब देगा पर ज्यादा नहीं देगा, इसके कंपैरिजन में इसको कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ज्यादा स्टेबल। तो ऑप्शन 2 विल बी मोर स्टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है भाई, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर I माइनस Cl माइनस Br माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, कौन सा ज्यादा अच्छा ऑर्डर होगा भाई न्यूक्लियोफाइल का। देखो भाई न्यूक्लियोफाइल तो वही अच्छा जिसके पास नेगेटिव हो या फिर लोन पेयर हो, और वो क्या हो जाए, वो इजीली डोनेट कर दे, वो क्या कर दे, उसको इजीली डोनेट कर दे, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो इजीली डोनेट कर देगा, फ्लोरीन तो फ्लोरीन तो अच्छा दिया ही नहीं है, क्लोरीन तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो तो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखेगा। ब्रोमीन फिर उसी केस में मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी उतनी कम उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर हो जाएगी। आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास कम रखेगा, तो इजीली डोनेट कर देगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा I माइनस विल बी मैक्सिमम, देन Br माइनस एंड देन Cl माइनस। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इसमें क्या ही देखना है, तो बहुत इजी दिख रहा है, क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायंस। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी बतानी है भाई, यानी कि हमें कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बता दोगे किसमें कितने हैं। इसमें आपको देखोगे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है, इस वाले में ओके देखो कैसे देखेंगे स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे एम ग्रुप का इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वाले केस में तो ये तो प्लस एम शो कर रहा है भाई, ये तो प्लस एम शो कर रहा है, ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से ही स्टेबल हो जा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सेकंड वाला होगा। फिर इसमें होगा 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें होगा हमारे 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका ऑर्डर होने वाला है 2 3 एंड 1। तो कहीं पे दे रखा है ऐसा 2 3 एंड 1, 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी 2 3 एंड 1, ठीक है।
एक सेकेंड, मैंने लिखा गलत है, मार्क गलत कर दिया। 2 3 एंड 1 कैसे? देखो ये हो गया प्लस एम, ये हो गया प्लस एम वाला, यानी कि 3 वाला मैक्सिमम स्टेबल। तो 3 वाला मैक्सिमम, ये 3 है कि 2 है, क्या है ये 3, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 वाला मैक्सिमम स्टेबल। तो 2 वाला मैक्सिमम स्टेबल, तो दोनों को हटाओ, कंफ्यूजन हो रहा है। 1 और 3 में से देखना है, इसमें से और इसमें से। तो 1 में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल, तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो अब ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर मेरा आ रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क्ड विद एस्टेरिस्क इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। किस कार्बन में, जिस कार्बन में स्टार लगा है उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। तो देखो पहले में हमारा क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हुआ डेल्टा पॉजिटिव, ये भी और खींचेगा, तो बोल दो ये डेल्टा पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव लगा देते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन सेक, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे Mg प्लस Cl माइनस, तो आपको पता है कि R ग्रुप में एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इस वाले में देखिए, हाँ जी, इसमें आप बोल सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये भी डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव होगा, जैसे ए में हुआ था। इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ये तो देखना ही नहीं है। तो हमें देखना है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस में आएगा, जिसमें एस्टेरिस्क मास्क है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन ए और सी, जिनमें डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अब पूरा खेल किसका है? अब पूरा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो ये अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जिसमें Cl अटैच हो रखा है हमारा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक स्पीशीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। ये तो हमें पता है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो स्टेबल कैसे होगा? अगर वो बहुत ज्यादा फैल रखा है, यानी कि वो डिस्पर्स बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयंस इज द मोस्ट स्टेबल। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आयन होगा, कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन? देखो C डबल बॉन्ड O माइनस बना भी रखा है इन्होंने। पहले वाले केस में देखिए, देखो ये जो सब के सब कार्बोक्सिलेट आयन में एक चीज तो कॉमन है कि उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से तो वो स्टेबल होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि वो इस वाले ऑक्सीजन के पास भी है और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी है, तो अच्छा डिस्पर्सल है, इट इज अ गुड डिस्पर्सल। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है, तो ये तो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, तो फिर से वहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन तो है ही, लेकिन एक मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, यानी कि क्लोरीन के नाम से, तो ये थोड़ा बहुत इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर ऑप्शन सी की बात करूं तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन से भी ज्यादा, क्लोरीन से भी ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है और उसको स्टेबल बना रहा है। तो अभी तक जो हम ऑर्डर देखते आ रहे हैं, ABC ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। आखिरी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन की बात करूं, तो इसमें दो फ्लोरीन है। ओ माय गॉड, पहले तो एक ही इतना अच्छा काम कर रहा था, अब दो दो वो काम कर रहे हैं। तो ये तो मैक्सिमम डिस्पर्सल करेगा किसका? नेगेटिव चार्ज का। जो नेगेटिव डेंसिटी यहाँ पे घूम रही थी, अब वो पूरे कंपाउंड में घूम रही है, तो बहुत अच्छे से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और कंपाउंड हो जाएगा हमारा स्टेबल। सो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स एब्सोल्युटली, 2 स्टेप में होती है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या इलेक्ट्रोफाइल एडिशन टेक्स प्लेस, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। देखो पहली बात तो ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास जो एल्कीन दी है और एक H+ दिया है, तो H+, ये मतलब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक मारेगी, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इतनी बात तो क्लियर है कि हमारा क्या बनने वाला है, हमारा बनने वाला तो है कार्बोकटायन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एक कार्बोकटायन बनने वाला है। तो पहले कार्बन अनायन को आप डिलीट करिए, यहाँ से सारे कार्बन अनायन डिलीट हो गए। अब ऑब्वियसली कोई भी कंपाउंड अगर बनना चाहता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बनना चाहता है। अगर कार्बोकटायन को बनना ही है तो क्यों ना वो एक स्टेबल बने, यानी कि क्यों ना एक वो 2 डिग्री बने रादर देन अ 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो इसका मतलब कार्बोकटायन कौन सा वाला होगा इसमें? स्टेबल होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी कार्बोकटायन। और बनेगा कैसे? देखो इस क्वेश्चन में ही कर देता हूँ मार्क। कहाँ पे बनेगा? देखो यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी थी, तो कहाँ पे बन जाएगा? बीच वाले में एक स्टेबल कार्बोकटायन बन जाएगा। ऑलराइट,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इन टू डिफरेंट वेज। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से फिजन हो सकता है ऑब्वियसली, एक होमोलिटिक फिजन हो सकता है और एक हेट्रोलिटिक फिजन हो सकता है। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है, और होमोलिटिक में बॉन्ड बराबर टूटता है तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। कह रहे द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग अ हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ CH3Br इज, कौन सा एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले हम खुद ही देख लेते हैं कि CH3Br टूटना कैसे चाहिए। CH3Br कैसे टूटना चाहिए। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ब्रोमीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो ब्रोमीन अपनी तरफ क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा। अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा और CH3 एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो हमारा फाइनल आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस ओनली। तो ऐसा देखिए आप कौन से ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में डेंसिटी CH3 की तरफ शिफ्ट हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेवर, इट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। ऑप्शन नंबर बी में ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, हमारा CH3 प्लस, हाँ CH3 प्लस ही लिखा है, प्लस Br माइनस बन रखा है, तो यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सी में देखिए ये Br की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो Br पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो होमोलिटिक फिजन है, हमें तो हेटेरोलिटिक फिजन देखना था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होता है। द फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ H प्लस आयन टू, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है, किसी भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो पूछ रहा है कि कौन किस पे अटैक करता है। देखो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल, इसके पास क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। तो जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है ना, वही जाता है अटैक करने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं जाता इलेक्ट्रॉन अटैक करने के लिए, हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो क्वेश्चन आपको बस यही चीज पूछना चाहता था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली एक किसके डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये डबल बॉन्ड ही क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H प्लस पे अटैक करेगा। तो आप देखो पहले वाले ऑप्शन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो गए रॉन्ग ऑप्शंस। तो एक ही करेक्ट बचा है ऑप्शन नंबर बी में, जहां पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने के लिए जा रहा है H प्लस के पास। ठीक है, ऑप्शन डी तो ठीक हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं है, बी, ए और सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखें। पहला ही कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बहुत बेसिक और बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये किस चीज का, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगला देखें, कह रहे द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, कौन किस मेथड से करेंगे भाई। देखो भाई ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल की कुछ कहानी ऐसी है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, एनसीईआरटी में बार बार जिक्र हुआ है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स का। ये आपका हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये एक कंपाउंड आपका हो गया, ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। इन कंपाउंड में खास बात ये है कि इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या होता है, इसका मॉलिकुलर मतलब थोड़े से इसमें वो आ जाता है, क्या ऐसा लगता है कि एक ही साथ इसका मॉलिकुलर वेट बढ़ चुका है, बढ़ता नहीं है लेकिन लगता है कि बढ़ चुका है। क्यों, इसका क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि एक स्ट्रॉन्गर फिनोमिनन है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्गर फिनोमिनन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है। इस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हमें सेपरेट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम मेथड यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का। ठीक है, कौन सा, स्टीम डिस्टिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ से पूछा गया है, स्टीम डिस्टिलेशन की तरफ से भी पूछा गया है, और बॉइलिंग पॉइंट के तरीके से भी इसको पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नैप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड इज। नैप्थलीन, देखो नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, वो क्या होती है, उनकी खासियत है कि वो सॉलिड स्टेट से सीधा एक गैसियस स्टेट में शिफ्ट हो जाती हैं। जब कोई कंपाउंड सॉलिड से सीधा गैसियस में कन्वर्ट होता है विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट इन बिटवीन, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं ऐसे प्रोसेस को, कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं भाई। और बेंजोइक, तो ऐसे कंपाउंड क्या हुए, ऐसे कंपाउंड्स हुए हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स हुए, ऐसे कंपाउंड्स हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स। बेंजोइक एसिड एक नॉर्मल लिक्विड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, एक नॉर्मल लिक्विड है, तो ऑब्वियसली ये एक नॉन
वोलेटाइल कंपाउंड होता है। कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। अब नॉन वोलेटाइल को आपको एक सबलाइम यानी वोलेटाइल कंपाउंड से अगर सेपरेट करना है तो इस टेक्निक का नाम सब्लिमेशन होता है। और सब्लिमेशन पे एक क्वेश्चन नीट 2024 में भी आ रखा है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन का स्टीम डिस्टिलेशन करवाना है, द प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन वेपर इज। देखो आपको लग सकता है कि क्वेश्चन जीओसी का है, बट सेम क्वेश्चन आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी पूछ सकते हैं। कैसे? देखो सपोज आपके पास वो बोल रहा है कि एक बीकर है और इसमें हमारे पास है टोल्यूइन, ये ऑरेंज कलर का मान लेते हैं, ये टोल्यूइन है। और इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यूइन, तो ऑब्वियसली हम इसमें वाटर वेपर तो होगा ही होगा, इसमें और क्या होगा? स्टीम डिस्टिलेशन है तो इसमें वाटर वेपर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर का यहाँ पे मतलब सिर्फ एक चीज से है, यहाँ पे बैरोमीटर का मतलब है टोटल प्रेशर से। किससे? टोटल प्रेशर से मतलब है बैरोमीटर का। इसका मतलब ये है अगर टोल्यूइन सपोज अगर वेपर प्रेशर पी मान लो, इसका पार्शियल प्रेशर पी है और टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर पी है, तो देखो पीटी क्या होगा? पीटी विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। टोटल प्रेशर जो होगा वो टोल्यूइन का प्रेशर और वेपर का प्रेशर होता है। अब टोटल प्रेशर को ही मेजर करने के लिए बैरोमीटर है। बैरोमीटर ये तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ना कि ये प्रेशर जो है ये प्रेशर टोल्यूइन की वजह से लग रहा है या फिर ये प्रेशर वाटर वेपर की वजह से लग रहा है। ये डिस्टिंग्विश बैरोमीटर नहीं कर सकता है। बैरोमीटर सिर्फ क्या करेगा? टोटल प्रेशर को मेजर करेगा। तो वो कुल मिला के आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इसका रिलेशन, टोल्यूइन का रिलेशन टोटल प्रेशर से बता दो। तो ऑब्वियसली टोल्यूइन का एक पार्शियल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर से तो ऑलवेज ऑलवेज इट विल बी लेस देन टोटल प्रेशर। तो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। हाँ जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि टोटल प्रेशर से हमेशा कम ही होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर से हमेशा कम ही होगा टोल्यूइन का प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। देखिए भाई, सिर्फ फ्लावर्स में ही नहीं, सिर्फ फ्लावर्स में नहीं, हर प्लांट में एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर तो होता ही होता है। और वो किसकी वजह से होता है? उन प्लांट्स में होता है एसेंशियल ऑयल्स की वजह से। चाहे वो रात की रानी हो या फिर सुबह का राजा हो, उसमें जो भी फ्रेग्रेंस है वो एसेंशियल ऑयल्स की वजह से है। और चाहे नेग्लिजिबल फ्रेग्रेंस है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड भी है तो उसमें एसेंशियल ऑयल तो होता ही होता है। ठीक है भाई, देर आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियसली एक ये वाटर है, ये क्या है? ये सॉरी, ये एक ऑयल है, तो वाटर में तो इनसॉल्युबल होगा ही ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। बट उसमें एक स्टेटमेंट और है कि बट दे आर मिसिबल विद वाटर वेपर इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में वाटर वेपर के साथ मिसिबल होते हैं। तो कह रहा है कि अ सूटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल्स फ्रॉम द वाटर इज। देखो हम एक वॉलेटाइल चीज को एक नॉन वॉलेटाइल चीज से क्या कर रहे हैं? सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो आपका जानते हैं कि इसका आंसर तो स्टीम डिस्टिलेशन है। लेकिन अगर थोड़ी सी इसकी बात और करूं तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का अगर ऑयल निकालना है तो एक डिवाइस स्टीम डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लेवेंजर। नाम अपैरेटस का है क्लेवेंजर, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आप प्लांट रखते हैं बहुत सारा, उसे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है? ड्यू टू डिफरेंसेस बॉइलिंग आपका उसका ऑयल भी ऊपर की तरफ जाता है और वाटर वेपर भी ऊपर की तरफ जाता है और सेपरेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो बेसिक सेटअप क्या है उसका? स्टीम डिस्टिलेशन का ही सेटअप है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पास। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस, एक कोर्ट में कुछ हियरिंग हुई, द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट हैज बीन कैरिड आउट। कुछ ना कुछ चेंज हुआ है कि डॉक्यूमेंट में। कह रहा है ही आस्क्ड द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, आपसे उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट साहब, डॉक्टर साहब, कि एक इंक को हमने चेक करना है टू एट टू डिफरेंट प्लेसेस, दो जगहों पे एक इंक को चेक करना है। अकॉर्डिंग टू यू विच टेक्निक इज द बेस्ट? तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे एक काम करो कि पहले दोनों इंक को लेके आओ मेरे पास। शायद कुछ तो देखा होगा जज साहब ने, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ सस्पिशियस पाया है। तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि एक टीएलसी की प्लेट लेते हैं, एक टीएलसी की प्लेट लेते हैं, इसमें एक लाइन बेस लाइन बनाते हैं और दो ब्लू कलर के, सपोज ब्लू कलर से साइन किए थे, तो चलो एक ब्लू कलर की इंक हमने यहाँ पे बनाई और एक ब्लू कलर की इंक हमने यहाँ पे बना दी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये देखो कि ये अलग है कि सेम है? हम क्या करेंगे, इस पर टीएलसी रन करवाते हैं, टीएलसी रन करवाते हैं। और टीएलसी की खास बात ये है कि उसमें जो भी कलर होते हैं, उसमें जो भी कलर होते हैं या फिर कोई भी केमिकल होता है, एवरीथिंग इज केमिकल, सब तो केमिकल ही है। तो कोई भी केमिकल होगा इंक का, वो क्या करेगा, उसका एक डेफिनेट फिंगरप्रिंट रीजन होता है। डेफिनेट फिंगरप्रिंट का रीजन का हम क्रोमैटोग्राफी के टर्म्स में बोलते हैं, उसका एक डेफिनेट पार्टीशन कोफिशिएंट होगा।
क्या होगा, उसका एक डेफिनेट पार्टीशन कोफिशिएंट होगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर ये सपोज ये एक 10 सेंटीमीटर रन कर रहा है तो कोई और कंपाउंड 10 सेंटीमीटर रन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप इसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के टर्म्स में देखें तो एक्चुअली इट विल बी सपोज 10.1167। तो अगर कोई कंपाउंड और करेगा, अगर इतने टाइम के लिए रन करवाएंगे तो वो 10.1178 तक चला जाएगा, बट एक्यूरेट कभी नहीं होगा, उनकी प्रिसीजन हमेशा वेरी करेगी क्योंकि अलग अलग फिंगरप्रिंट रीजन है। तो सपोज ये कंपाउंड था ए, इंक थी ए और ये थी बी, तो सपोज हमने रन करवाई टीएलसी, तो हमें कैसे डिफरेंस मिला, इनके पार्टीशन कोफिशिएंट से। ये सिर्फ इतना रन किया 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर तक रन किया है, तो हमें टीएलसी से यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से ये पता चलता है कि हमारी जो इंक्स हैं वो क्या है, वो डिफरेंट इंक्स हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये तो हमने अभी भी किया था, क्या इसका आंसर है पार्टीशन, इसमें तो कुछ देखना है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के आपके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहा है इन Lissagnaise extract of an organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe+3 due to the formation of, किसकी प्रेजेंस में। देखो भाई Lissagnaise टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकल में भी बोल सकते हैं क्वेश्चन सर प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ गया, बट एक्चुअली आपका जीओसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखो सोडियम प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन क्या बनता है, एक थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट बनता है। अब NaCN को आप क्या करेंगे, Fe+3 दिया ना, Fe+3 प्लस HCN माइनस, इसका रिएक्ट करवाएंगे तो आपका जो कंपाउंड है इट इज FeSCN होल 2 पॉजिटिव, और यही जो कंपाउंड होता है आपका रेड कलर देता है, यही जो कंपाउंड होता है आपका रेड कलर देता है। तो कहां पे दिया है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, बी में तो नहीं है, अच्छा बी में है, ऑप्शन नंबर FeSCN2 पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय, ठीक है ये हमने देखा Lissagnaise टेस्ट से होता है। द ब्लू कलर फॉर्म कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसकी वजह से बनता है भाई ब्लू कलर, ये बनता है किसकी वजह से, सोडियम, सोडियम नहीं, अच्छा ब्लू मतलब ये कौन सा ब्लू बनता है, ये प्रशियन ब्लू बनता है, क्या प्रशियन ब्लू बनता है, और किसकी वजह से बनता है, ये बनता है फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से, किसकी वजह से, फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है Fe4 FeCN होल 6 और होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल आपसे एग्जामिनेशन है। अब बताऊं क्या पूछेगा, अब वो पूछेगा कि बताइए इन दोनों Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखो जो अंदर वाला Fe होता है, जो अंदर वाला Fe होता है, इसे ब्लू कलर से लिख देता हूं, ये होता है हमारा +2 के फॉर्म में, और जो बाहर वाला इसे ऑरेंज से लिख देते हैं Fe, ये होता है +3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो खैर इजी है ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है इन Lissagnaise extract इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, हमने Lissagnaise extract को HNO3 के साथ बॉइल किया वाइल टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस, और हम टेस्ट किसका करना चाह रहे हैं, हेलोजेंस का टेस्ट करना चाह रहे हैं। बाय डूइंग सो इट डिकम्पोजेस, हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, इट डिकम्पोजेस Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड। एक बार करके देख लेते हैं तभी पता चलेगा। अगर ए ऑप्शन में देखूं NaCN प्लस HNO3, इसका रिएक्शन देखूं तो मेरे पास क्या बनता है, NaNO3 बनेगा प्लस HCN जो है साइनाइड गैस, वो हो जाएगी हमारी क्या, रिलीज, हाइड्रोजन साइनाइड क्या हो जाएगी हमारी, रिलीज हो जाएगी। तो ये डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, ये बात तो ठीक है। दूसरा इसने एक और दिया है कुछ, Na2S भी दिया है, तो Na2S का करके देखूं प्लस 2HNO3 2NaNO3, ठीक है, यहाँ पे 2 पहले इसलिए लगा दिया था क्योंकि पता था 2NaNO3 बनेगा ना, तो 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे 2 लगा दिया है। अब प्लस क्या, H2S गैस यहाँ से भी निकल जाएगी। तो ये बात तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रही है, क्या पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, डिकम्पोजेस Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड, तो बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात, वैसे तो अब दूसरे तीसरा देखने की जरूरत नहीं, आप अपना इतना टाइम वेस्ट क्यों ही करेंगे एग्जामिनेशन में, पर अगर दूसरे के एग्जाम्पल की बात करूँ, एक बार आपको समझाने के लिए बता देते हैं। कह रहा है कि हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, AgCl का प्रेसिपिटेशन होता है कि, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं रिएक्शन लिखूं HNO3 का अगर मैं रिएक्शन लिखूं और AgCl का हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ HNO3 ऑफ AgCl, तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसके लिए, अगर मैं AgCl ही लूं तो ये तो मेरा AgNO3,
प्लस HCl बनेगा। तो इससे कोई प्रेसिपिटेशन तो AgCl का तो मुझे लग ही नहीं रहा है। इसमें रिएक्टेंट्स क्या लेने वो भी श्योर है नहीं। कह रहा है इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। AgCl की सॉल्युबिलिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, तो डिकम्पोज हो रहा है। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयंस, ऐसा भी मुझे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। तो मतलब बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उनमें एक वेगनेस तो है, बहुत ही ज़्यादा वेग ऑप्शन है ये, बट जो ए वाला है उसमें बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, अगले देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस। पहला है द जल्लाल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे आप देखोगे अभी जल्लाल मेथड से ही बार बार सवाल आए हैं भाई जीओसी में, अगर क्वांटिटेटिव से आया तो। कह रहे हैं द जल्लाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, किस में से हम एस्टिमेशन करेंगे। देखो जल्लाल में एक बात तो क्लियर है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ 3 केसेस में ये क्या वैलिड नहीं है। कौन से हैं वो 3 केसेस, वो 3 केसेस देखो बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से। 3 केसेस कौन से, एक तो नाइट्रोजन अगर नाइट्रो ग्रुप की फॉर्म में यानी कि NO2 की फॉर्म में है तो वो नहीं देगा किसका, जल्लाल का मेथड का। दूसरा क्या, एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, एजो कंपाउंड्स का मतलब N डबल बॉन्ड N वाले जो कंपाउंड्स आपको दिखेंगे वो आपके एजो कंपाउंड्स, इन केसेस में भी वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड केस अगर बोलूं क्या, नाइट्रोजन इन रिंग यानी कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जैसे कि पेरिडीन, नाइट्रोजन इन रिंग में भी वो वैलिड नहीं रहेंगे। ऑप्शन ए देखिए, आपको एक एनिलीन दी गई है। अब या ना तो ये नाइट्रो ग्रुप है, ना ये एजो ग्रुप है, और ना ही ये नाइट्रोजन इन रिंग है, आउटसाइड द रिंग है ना, तो ये तो देगा, ये तो एब्सोल्युटली देगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला आपके पास एजो ग्रुप है, ये क्या है, ये एक क्या एजो ग्रुप है, तो ये तो नहीं देगा। सी में एक नाइट्रो ग्रुप है तो ये भी नहीं देगा, और डी में ये क्या है, नाइट्रोजन इन रिंग यानी कि पिरिडीन है, यानी ये भी नहीं देगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है, हाँ ये क्वेश्चन था, इसमें बहुत बच्चे परेशान हुए थे। AIBMT 2015 का सवाल। इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 725 mm pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin in 25 mm, the percentage of nitrogen in the compound is. इस क्वेश्चन की खास बात यह है 2015 में जिन बच्चों ने PYQ किया होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2011 में भी आया था, मतलब ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज थी बट सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो यही इंपॉर्टेंस होता है आपको PYQs का। तो देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे पूछा गया वो से बोला कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सर आप हमें बता दीजिए। क्या बताइए, आप बताइए हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन का परसेंटेज वैसे तो बहुत इजी है, क्या कि नाइट्रोजन प्रेजेंट, एक्चुअली मतलब नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है अपॉन नाइट्रोजन प्रेजेंट, मतलब इसका वेट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल कितना है और उसमें नाइट्रोजन कितना है, इनटू व्हाट, इनटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे रखा है। अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या कर रहा था, हमें फाइंड करना था नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पे 2 कंडीशन दी है। एक कंडीशन, हमें जो कंडीशन दे रखी है उसको लिख देते हैं, कंडीशन ही लिख देते हैं कि आपको कंडीशन दे क्या रखी है। दूसरी कंडीशन मैं जनरेट कर रहा हूँ एक STP की कंडीशन। कैसी कंडीशन, एक STP की कंडीशन। जो कंडीशन हमें दे रखी है वो कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। उसने कहा है कि जो V1 है वो कितना है, वो है 40 ml के बराबर। कितना V1 है, 40 ml के बराबर। जो प्रेशर 1 है वो कितना है, देखो इन क्वेश्चंस में हमें एक चीज ध्यान देखनी है, आपको 725 mmHg प्रेशर तो दिया है, कितना, इट इज गिवन 725 mmHg के बराबर दिया है, लेकिन आपको एक हिंट और दे रखी है लास्ट लाइन में। देखो अगर इफ द एक्वस टेंशन ऑफ एट 300 केल्विन इज हाउ मच, 25 mm के बराबर, तो आपको यहाँ पे 25 mm तो इससे रिड्यूस करना होगा, तो आपका P1 जो आएगा वो आएगा 700 mm के बराबर। कितना, 700 mm के बराबर। आपको टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है, दैट इज 300 केल्विन। ये 3 चीजें आपको कंडीशन दे रखी हैं। और STP पे हम क्या करते हैं, STP पे हम वॉल्यूम, ऑब्वियसली हम STP पे वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम की मदद से हम क्या करेंगे, हम उसका मास निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है वो हमें फाइंड करना है। क्या STP पे प्रेशर मुझे पता होता है, एब्सोल्युटली पता होता है। कितना होता है, अगर mm में है तो 760 mmHg, 760 mmHg। ठीक है, और टेम्परेचर के STP का मुझे पता है, एब्सोल्युटली पता है, कितना है, ये 273 है, 273 केल्विन है। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है,
आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलता है व्हाट, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज है, अब आप ये यहाँ पे चिपकाएंगे। जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे चिपकाएंगे, आप यहाँ से V2 को फाइंड करेंगे। अगर आप V2 को फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.5 ml के बराबर। कितना आएगा? ये आएगा आपका 33.5 ml के बराबर। अब यहाँ से आप एक और कंक्लूजन पे पहुंच, अरे कहाँ गया? अब यहाँ से आप एक और कंक्लूजन में पहुंचेंगे। वो कंक्लूजन ये होगा कि अगर STP में, ये कितना मेरा V2 STP का वॉल्यूम है, ठीक है, V2 मेरा STP का वॉल्यूम है। अब आप बोलते हैं STP पे लिखूं एट STP। अब आप ऐसा कहते कि एट STP 22400 ml जो होता वो 1 मोल यानी कि 28 ग्राम N2 के बराबर होता। कितना होता? 28 ग्राम N2 के बराबर। तो 3.5 नहीं, कितना? हाँ 33.5 ml कितने के बराबर होगा? ये होगा आपका 28 अपॉन 22400 इंटू 33.5 ग्राम के बराबर। और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपका, कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.0419 ग्राम के बराबर। कितनी आ रही है? 0.0419 ग्राम के बराबर। तो अगर अब फाइनली आप अपने आंसर की तरफ बढ़ें तो आपका आंसर आना चाहिए कितना? नाइट्रोजन प्रेजेंट कितना है? मैंने कितना निकाला? 0.0419 ग्राम निकाला। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे कितना गिवन था? वो था 0.25 ग्राम। कितना? 0.25 ग्राम। और इंटू कर देंगे इसे 100 से, इंटू कर देंगे तो ऑब्वियसली ये कितना चला जाएगा? ये 4 टाइम्स चला जाएगा, मतलब ऑब्वियसली 400 टाइम्स चला जाएगा। ये 2 डिजिट इधर जाएगी तो ऊपर 100, तो 400 टाइम्स चला जाएगा। तो 4 इंटू 4 16% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना? 16.76%। कितना? 16.76% में विल बी माय करेक्ट आंसर। लिख लेते हैं यहीं पे इक्वल्स टू 16.67%। ठीक है, ऐसे होना था ये वाला सवाल। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 mH2SO4 द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज। देखो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1.54 को 1.4 ही लिखो। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है लेकिन आपको H2SO4 दिया है, तो आप क्या लिखोगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी है 2 है क्या? कितनी है? 1 है, 1, और एन फैक्टर हो गया 2। तो नॉर्मेलिटी की जगह आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप 2 लिखोगे, 2। वॉल्यूम है कितना? 10 ml है, 10 ml है, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाउ मच? इट इज 0.75 और इंटू कर दोगे इसे 100 से। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा। मैं करके देख लेता हूँ एक बार, आप भी करके देखिए। हाँ जी, तो इसका आंसर आया मेरा 37.33%। कितना? 37.33%। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कहता है इन डुमास में, देखो मैंने कहा था आपको AIPMT 2011 में भी सेम क्वेश्चन आ रखा था, जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसने 2015 में ठीक कर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन कहता है इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड विल बी। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो क्या करो, 2 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम बनाओ और लिखो कि एक साइड हमारा जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन गिवन, और हमें STP पे क्या कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा गिवन में क्या? वॉल्यूम आ जाएगा, कितना कितना दिया है भाई? वॉल्यूम 55 ml दे रखा है। प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 715 और माइनस कितना दिया है? 15 दिया है। ये भी कितना आ गया? ये 700 आ गया mmHg ऑब्वियसली। टेम्परेचर भी दिया है फिर से, कितना? सेम टू सेम टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। STP पे बात करें, वॉल्यूम तो हमें फाइंड करनी ही है, वॉल्यूम तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और प्रेशर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 760 के बराबर, और टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 273। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या? P1V1 इक्वल्स टू P2V2, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। अब आप सब चीज़ को यहाँ पे पुट करो और देखो आंसर कितना आ रहा है। मैं भी एक बार पुट करके देख लेता हूँ। चलिए, तो फाइंड करा मैंने, तो इसका वॉल्यूम V2 आया कितना?
इसका वॉल्यूम V2 आ गया मेरा 46.099 ml। कितना? 46.099 ml इसका वॉल्यूम आ चुका है। फिर हम अपनी वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे क्या, कि अगर 22400 ml होता तो ये कितना, नाइट्रोजन है ना हमें गिवन, नाइट्रोजन गिवन है तो ये हमारा 28 ग्राम के बराबर होता। और अब ये कितना है हमें गिवन है, 46.099 ml गिवन है, तो ये कितना होगा, ये होगा 28 इंटू 46.099 अपॉन 22400। ठीक है, तो इसको यही रहने दो, कैलकुलेट क्या करना है, इसको इतना ही रहने दो, तो ये आंसर मेरा ग्राम में आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी गिवन वेट, नहीं क्या कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन व्हाट, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनटू कर देंगे उसे 100 से, किससे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाल लिया, कितना निकाल दिया, 28 इंटू 46.099 अपॉन 22400, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है भाई, कितना दिया है, 0.35 ग्राम दिया है, 0.35 ग्राम और इनटू कर देंगे 100, और यहाँ से निकाल लेंगे हम अपना आंसर। एक बार करके देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया 16.45%। तो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसी के साथ आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा PYQ खत्म। थैंक यू वेरी मच।